ನಾಳೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದು ನಾಳಿನ ಪೇಪರ್ಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನೇನು ಈ MCQಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಈ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲೇಖಕ್ ಶಬ್ದ का स्त्रीलिंग रूप है लेखिका. लेखिका इसका सही उत्तर होगा. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೇಜ್ ಪರ್ ಪುಸ್ತಕ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರಕದ ಹೆಸರನ್ನೇನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅಧಿಕರಣ ಕಾರಕ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣಂತೆ. ಸೋನಾ ಶಬ್ದ का प्रथम ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪ ಹೈ ಸುಲಾನಾ. ಬಿ ಸುಲಾನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂದೇಹ ಶಬ್ದ का ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಹೈ ಸಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹ. ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. ಮಹೌಷಧಿ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಸಂಧಿ का उदाहरण है. कौन सी संधि? वृद्धि संधि का. सी वृद्धि संधि. कर्मचारी बहुवचन रूप है. कर्मचारी का बहुवचन रूप कर्मचारी. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ ಬಂದಂತಹ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕರ್ಮಚಾರಿಯ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಜು ತುಮ್ ಕಹಾ ಜಾ ರಹೆ ಹೋ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಉಚಿತ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8ನೇದು, ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ಕಿಸ್ ಸಮಾಸ್ ಕಾ ಉದಾಹರಣ ಹೈ. ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ್, ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ತತ್ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ नौकाएं बनाना. शमसुद्दीन क्या करते हैं? अखबारों के वितरक. मातृभूमि भगवत चरण वर्मा सूरश्याम सूरदास ಕವಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಚ್ಲಿ ತಾಲಾಬ್ ಹಾತಿ ಜಂಗಲ್. ರೋಬೋನಿಲ್ ಶೇರು ಕೋ ಟಹಲಾನ, ರೋಬೋದೀಪ್ ಜಬ್ರು ಕೋ ಟಹಲಾನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ನೇ ಮೇನ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 1 ಅಂಕದ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, समय ईश का दिया हुआ कैसा धन है. समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है. जैनुलाब्दीन कैसे व्यक्ति थे? जैनुलाब्दीन आडंबरहीन व्यक्ति थे. जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ गूंजना चाहिए? जय हिंद का नाद सारे नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए. राजकिशोर कहाँ रहते थे? पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे. 4ನೇ ಮೇನು 2 ಅಂಕದ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में इंटरनेट कैसे सहायक है? इंटरनेट लोगों को जोड़ने का अनोखा साधन है. इसके द्वारा बैठे बैठे बाहरी काम किया जा सकता है, जैसे खरीदारी, बिल का भुगतान, बैंक का कार्य. इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने से रकम का आदान प्रदान किया जा सकता है. शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे. अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे. इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे. रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थीं. 19ನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, लेखक को चप्पलों की चोरी से बचने के लिए ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? ईमानदार डेलीगेट ने सुझाव दिया कि देखिए, चप्पल एक जगह पर उतारनी नहीं चाहिए. एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी चप्पल 10 फीट दूर उतारनी चाहिए, तब चप्पलों की चोरी नहीं होती है. अगर एक ही जगह पर जोड़ी चप्पल होगी तो कोई भी पहन सकता है. मैंने ऐसा ही किया था. भैंस के पंजर से दोस्तों को क्या जानकारी मिली? जब दोनों दोस्त भैंस से घर बनाने के लिए सलाह पूछते हैं तो भैंस अपने भैंसे की पंजर को दिखाकर कहती है, जैसे इस पंजर में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी हैं, इस तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़ कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर बना लो. समय की पहचान. पद्य के अंतिम 4 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि के अनुसार अपने आप पर विश्वास रखकर जो भी काम करें उसे पूरी लगन के साथ करें. हमें काम करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है, उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए. समय को खोकर मनुष्य सुखी नहीं रह पाता. यह क्षण फिर कभी नहीं मिलता है. अगर यह समय आप खो दिया तो हमेशा पछताना
पड़ेगा। यशोदा से बालकृष्ण क्या क्या शिकायतें करते हैं। बालकृष्ण अपनी माता से शिकायत करता है, मुझे भैया बहुत चिढ़ाता है, तुम मोल का लिया है हुआ है, यशोदा का पुत्र नहीं है, तुम्हारे माता पिता कौन है, नंद यशोदा तो गोरे हैं, तू काला कैसे है, माँ तू केवल मुझे ही मारती है, बलराम को डांटती तक नहीं। इसकी हंसी मजाक सुनकर ग्वाल मित्र चुटकी बजा बजा कर मुझ पर हंसते हैं। इस तरह बालकृष्ण यशोदा से शिकायतें करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि किसका पुत्र है और शनिश्चर का अर्थ क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं और शनिश्चर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला, अथवा शनि का निर्माण किन गैसों से हुआ है। शनि का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसों से बना है। शास्त्रों में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है। किसी को परेशान करने, दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। सत्य बोलने का तरीका शास्त्र में इस प्रकार समझाया गया है कि सत्यम ब्रूयत प्रियम ब्रूयत ना ब्रूयत सत्यम ब्रूयत, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಈ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನಾದರೂ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. नेक्स्ट अथवा ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು प्रश्न ಕೇಳಿದರೆ, एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण प्रत्येक भारतीय के कर्तव्यों को समझाइए अंत। हमें देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्यौहार आदि का आदर करना चाहिए। समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भावों से दूर रहना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को कायम रखना चाहिए. 3 अंकದ 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 27 अंक ಕೇಳಿದರೆ 5ನೇ ಮೇನು बसंत एक ईमानदार लड़का है कैसे, ತುಂಬ इंपॉर्टेंट आदंತಹ प्रश्न ಇದು. बसंत एक ईमानदार लड़का है क्योंकि वह मेहनत करके अपने भाई का पेट पालता है. वह बाजार में बटन, दिया, सलाई तथा छलनी बेचता है. जब पंडित राजकिशोर उससे बिना कुछ खरीदे 2 पैसे देना चाहते हैं तो वह भीख समझकर इनकार करता है वो पैसे लेने से. जब वह पंडित राजकिशोर के छुट्टे पैसे बनाने के लिए जाता है तो मोटर दुर्घटना के कारण लौट नहीं पाता और उनके पैसे लौटा नहीं पाता. तो छुट्टे पैसे लौटाने के लिए अपने छोटे भाई प्रताप को किशनगंज राजकिशोर के घर भेजता है. यह सब दर्शाता है कि एक ईमानदार लड़का है. गांव को एक आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है. गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए लोगों को शिक्षित होना जरूरी है. आपस में मिलजुल कर काम करने की भावना होनी चाहिए. गांव की गंदगी दूर करना, गांव के चारों ओर पेड़ लगाना, गांव का कूड़ा एक निश्चित जगह पर डालना, परस्पर सहयोग से वातावरण को स्वच्छ रखना, इन अंशों द्वारा गांव को आदर्श गांव बना सकते हैं. भारत माँ के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखिए. मातृभूमि पद्यದ प्रश्न. मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुहाने हैं. यहाँ के वन उपवन फल फूलों से सुशोभित हैं. इस धरती पर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है जिसे भारत माता अपने मुक्त हस्त से बांट रही है. अभिनव मनुष्य पद्यದ प्रश्न नोड्री. रामधारी सिंह जी के अनुसार आधुनिक मानव की भौतिक प्रगति का वर्णन कीजिए. कवि दिनकर जी के अनुसार आज मनुष्य ने प्रकृति के सभी तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है. जैसे वह नदी, सिंधु, पर्वत को एक समान लांघ सकता है. आज उसका यान गगन में जा रहा है. इतना ही नहीं, परमाणु तक उसके करों को देखकर कांपते हैं. आकाश से पाताल सब कुछ उसे पता है. दिनकर जी के अनुसार मनुष्य का यह भौतिक साधना है. कश्मीरी से पठला प्रश्न. लेखक प्रेमचंद ने सेब बेचने वाले को क्षमा के योग्य नहीं समझा, क्यों. लेखक ने दुकानदार को क्षमता के योग्य नहीं समझा क्योंकि लेखक ने दुकानदार पर पूरा विश्वास करके सेब खरीदे थे. जब वह घर जाकर आकर सेब देखते हैं तो सारे सेब खराब थे. यदि एक सेब सड़ा होता तो वह समझते कि अनजाने में गलती हुई है. यहाँ दुकानदार जानबूझकर लेखक से धोखेबाजी की थी. इसलिए लेखक सेब बेचने वाले को क्षमा के योग्य नहीं समझते हैं. दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिचेंद्री का अनुभव के बारे में लिखिए. महिला की साहसगाथा पाठदा प्रश्न. बिचेंद्री ने अंगदौर जी के साथ सुबह के नाश्ते के बाद चढ़ाई प्रारंभ की. शुरू में बिना रस्सी के ही चढ़ाई की. बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल भी करना पड़ा क्योंकि बर्फ सीधी और ढलाऊ चट्टानें थीं.
आगे की चढ़ाई नायलॉन की रस्सी के सहारे की। दक्षिणी शिखर के ऊपर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। उसने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई थी। उसकी सांस एकदम रुक गई थी। उसको लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। गिल्लू ने उस दिन ना तो कुछ खाया और ना ही बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह चिरनिद्रा में सो गया। 32ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಳಸಿಕೆ ದೋಹೆಯಿಂದ ಇದರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು। राम नाम मनि दीप धरूं जी देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर और आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मनुष्य की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। निम्नलिखित गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, अगले रोज रोबोनिल और रोबोदीप रोबोटिक्स कॉरपोरेशन के दफ्तर में हाजिर हुए। कंपनी के मालिक रोबोजित से उन्होंने भेंट की, सारी बातें विस्तार से समझाई। नेक्स्ट डे रोबोनिल and रोबोदीप वर appeared in the office of robotic corporation. They met the owner of the company. Everything was explained in detail. ಮರುದಿನ ರೋಬೋನಿಲ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋದೀಪ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ರೋಬೋಜಿತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಅಥವಾ ವಿವರಿಸಿದರು. 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 4 ಅಂಕದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. कर्नाटक संपदा इल्ली शिल्पकला के परिचय दीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू के जो मंदिर हैं उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हड़ेबीडू, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की सजीव मूर्तियां हैं। ये हमें रामायण और महाभारत की कहानियां याद दिलाती हैं। श्रावण बेलगोला में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा शांति और त्याग का संदेश दे रही है। विजयपुरा के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। मैसूरू का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगनमोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಪಠದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ। कन्नड़ भाषा तथा साहित्य को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है। कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने कर्नाटक की कीर्ति संसार में फैलाई है। वचनकार बसवಣ್ಣ क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि कवियों ने भक्ति, नीति और सदाचार के गीत गाए हैं। पंपा, रन्ना, पन्ना, कुमारव्यास, हरिहर राघवांका आदि कवियों ने कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। अब तक कर्नाटक के 8 साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। यह कन्नड़ भाषा, साहित्य, संस्कृति और कर्नाटक के लिए गौरव का विषय है। 35ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ಪದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 4 ಅಂಕದ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ. ಇದು ನಾಳೆ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯದೇ ಆನ್ಸರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ಗಳು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧ ಕೇಳಿದರೆ 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ 12ರಿಂದ 15 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು? ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾ ಯೋಗದಾನ್, वन महोत्सव, ನಿನ್ನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का अर्थ, लाभ, हानि, उपसंहार ಈ ಥರ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ 1 ಅಂಕ, ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕ, ಉಪಸಂಹಾರಿಗೆ 1 ಅಂಕ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಷಕ ಪಥ
ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾವು ಬರಿತೀವಲ್ಲ, 2 ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂದ 1 ಅಂಕ, ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಅರ್ಧ ಅಂಕ, ಸಂಬೋಧನ್ ಮಾನ್ಯ ಮಹೋದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಅಂಕ, ಪತ್ರದ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ಕಲೆವರ್, ಅದಕ್ಕೆ 2.5 ಅಂಕ, ಸಮಾಪ್ತಿ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಅಂಕ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಐ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.